हेलो साथियों, मैं शक्ति सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम एडिटोरिया का सेकंड फुल लेंथ टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। इस टेस्ट में हम केवल जीएस के प्रश्नों को ही सॉल्व करेंगे, मैथ के प्रश्न को नहीं सॉल्व करेंगे। यह टेस्ट दो भाग में आएगा। फर्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 70 तक करेंगे और सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन 70 से आगे 140 तक करेंगे। ठीक है, तो आइए अपने टेस्ट को हम शुरू करते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही टेस्ट में बता दिया था कि टेस्ट लगाने का पर्पस केवल हमारा ये नहीं होता कि हमें नंबर लाना है। टेस्ट लगाने का हमारा ये पर्पस होता है कि हम ये जान सके कि जो हमें क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हमसे गलत हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर हमसे गलत हो रहे हैं तो हमें टेस्ट में सुधार करना है। दूसरा, हमें ये देखना है कि हम वो क्वेश्चंस को पढ़ने में या ऑप्शंस को पढ़ने में जो गलतियां करते हैं उन गलतियों को हमें यहाँ नहीं करना है। तो इन सारी चीजों के लिए ही हम टेस्ट लगाते हैं, ना कि हमें ये देखना हमारे कितने नंबर बन रहे हैं। आप इसमें कितना भी नंबर बना लो, अगर आपको फाइनल जाके वहां पे गलतियां करके और नंबर ना आए तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप टेस्ट को केवल इसलिए लगाइए, आप खुद को आंकिए कि हम जो गलतियां अभी तक करते हुए आ रहे हैं उनको ना करें और जो क्वेश्चन हमें आ रहे हैं वो क्वेश्चन कभी हमारे इनसे गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना हम टेस्ट। और इसका पहला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया हुआ है। ठीक है, मुंडको उपनिषद जो है ये अर्थर्वेद का, जो हमारे 4 वेद है उन वेदों में से एक अर्थर्व वेद का उपनिषद है। ठीक, अर्थर्वेद का उपनिषद है जो यह बताता है कि आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने में सत्य की सर्वोच्चता क्या है। सत्य कितना मूल्य है कि उससे हमें आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त हो सकती है, ये मुंडको उपनिषद बतलाता है हमें। ठीक है, इसमें हम तीनों ऑप्शन को भी और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, जो ऐतरेय उपनिषद है ये कोई प्रमाणिक ग्रंथ नहीं है, ये उपनिषद नहीं है। ठीक, ये मान्य उपनिषद नहीं है। अगला है ईशोप उपनिषद। ईशोप उपनिषद जो है ये आत्मा और परमात्मा की एकता पर केंद्रित है। ये बताता है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे हो, आत्मा प्लस परमात्मा का मिलन कैसे हो, ये हमें बताता है। ईशोप उपनिषद से हमें ये मिलता है। आगे कठोपनिषद। तो कठोपनिषद जो है ये नचिकेत और यम के बीच आत्मा और मुक्ति की संवाद पर आधारित ग्रंथ है। ठीक, नचिकेत और यम दो हमारे पुराणों में व्याख्यात व्यक्तियों के बीच आत्मा और मुक्ति की प्रकृति पर संवाद से संबंधित यह ग्रंथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजित किया गया है। ठीक, तो ये वो संगति थी, वो चौथी संगति थी जिसमें बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। वो कौन से 2 संप्रदाय थे? वो संप्रदाय थे हीनयान और महायान। ठीक, आप सभी को पता है कि सारे क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है। अगर हम ज्यादा डिस्क्राइब हर चीज को करने लगे तो ये टेस्ट करीब 4 से 5 घंटे का हो जाएगा। इसमें आप लोगों को बोरियत फील होगी और टेस्ट लगाने में आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज कमेंट में बताइए कि सेशंस आपको कैसे लगते हैं। ठीक है, हम थोड़ा डिस्कस कर देंगे ताकि आपको कहीं भी डाउट ना रह जाए। तो ये जो चौथा हुआ था ये हुआ था प्रथम शताब्दी ईस्वी के, प्रथम ईस्वी शताब्दी में हुआ था, ईस्वी शताब्दी में हुआ था। ठीक, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में ये हुआ था। और किसके काल में हुआ था? ये कनिष्क के काल में हुआ था, कनिष्क के काल में हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन था उस टाइम ये अध्यक्ष थे वसुमित्र। और जो ये चौथी बौद्ध संगति हुई थी ये कहां पे हुई थी? ये कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक,
ये हो गया हमारा ऑप्शन डी का सारा जो फैक्ट था हमने इसको बता दिया। ठीक, कि कौन से संप्रदाय में विभाजित हुआ और इसकी डेट क्या थी, अध्यक्ष कौन थे। अब पहला हम बता देते हैं आपको। पहला जो हुआ था ये राजगिरी में होता है, राजगृह में होता है। इसके शासक थे अजात शत्रु। उस टाइम शासक कौन थे, अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, और इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे, महाकश्यप थे। ठीक, इसी में है बौद्ध धर्म के विनय पिटक, सूत्र पिटक और धर्म पिटक का निर्माण हुआ था। ठीक है, इसको भी हम नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बी जो दूसरा है वो हुआ था 383 ईसा पूर्व में हुआ था और ये हुआ था वैशाली में, वैशाली में। ठीक, ये भी हुआ था वैशाली में। और शासक कौन था उस टाइम, काला शोक था। कौन था, काला शोक शासक था उस टाइम, काला शोक शासक था। ठीक, और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे सबकामी, सबकामी। ठीक, नोट डाउन आप कर लीजिएगा। तीसरा जो है, तीसरी बौद्ध संगति जो हुई थी वो हुई थी 251 ईसा पूर्व में, ईस्वी ईसा पूर्व में। ठीक, कहां हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी और अशोक के शासनकाल में हुई थी, अशोक के शासनकाल में हुई थी। तो कौन था इसका अध्यक्ष, मोगली पुत्तिस्य थे। ठीक, मोगली पुत्तिस्य थे इसके अध्यक्ष। ठीक, आप लोगों को बहुत डाउट होता होगा कि ये जो इसके चारों शासक हैं या इसके नाम है, तो चारों शासकों में आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि पहला ए से अजात शत्रु, के से कालाशोक, ए के, फिर ए से अशोक, के से कनिष्क। तो एक याद कर लीजिएगा। ठीक, तो आपको हमेशा याद रहेगा इनके शासकों का नाम। ठीक है, एक ए से अजात शत्रु, के से कालाशोक, ए से अशोक, के से कनिष्क। ठीक, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के किस स्थल से खेल के मैदान के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, तो ये स्थल जो था वो धोलावीरा था, ये धोलावीरा जो वर्तमान में गुजरात, गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक, गुजरात राज्य में स्थित है। थोड़ा पानी पी लूं। ठीक है, यहां से ही, सॉरी, यहीं से हमें अन्न भंडार, ठीक, अन्न भंडार के उदाहरण भी मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति निम्नलिखित में से किसके मुख्य देवता थे। तो प्रजापति जो थे वो सर्जन के देवता माने जाते थे। कब, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सर्जन के देवता माने जाते थे। ठीक, उत्तर वैदिक का काल जो है वो है 1000 ईस्वी से 6000 ईसा पूर्व। ठीक, और ठीक है, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं, अच्छा चलिए मैं इसका ऑप्शन फिर बता देता हूं। यज्ञ के देवता, यज्ञ के देवता को अग्नि देवता भी बोलते हैं। ठीक, युद्ध के देवता को इंद्र का देवता उत्तर वैदिक काल में, और जल के देवता को वरुण देवता। ठीक, वरुण को जल का देवता मानते थे, इंद्र को युद्ध का देवता और अग्नि को यज्ञ का देवता मानते थे। ठीक, ये हो गए चार ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। हमारे पास टाइम कम होने की वजह से हम सारी चीज को अच्छे से बता नहीं सकते हैं, समझा नहीं सकते, नहीं ये टेस्ट बहुत लंबी हो जाएगा। गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिले हैं। तो गुप्त काल में कुमार गुप्त प्रथम के सर्वाधिक अभिलेख मिले हुए हैं। ठीक, और इनका काल जो था वो 1415 से 455 सॉरी 415 से
455 ईस्वी तक था। ठीक, उनके जो अभिलेख थे, सॉरी शिलालेख थे, वो पत्थर शिलालेख, तांबे की प्लेट, सिक्के आदि इन्होंने जारी किए थे। निष्काम कर्म के सिद्धांत सर्वप्रथम किस उपनिषद में प्रतिपादित किया गया था? तो ये पारित किया था ईशोप उपनिषद, ईशोप उपनिषद में पारित किया गया था। निष्काम कर्म का होता है कि फल की इच्छा के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना, जो हमारे गीता में भी कहा गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, मुगल काल में मुहत्सिब कौन थे? मुहत्सिब कौन थे? मुगल काल में सार्वजनिक नैतिकता और आचरण का एक पदाधिकारी होता था। मुगल काल में सार्वजनिक नैतिकता सार्वजनिक नैतिकता सार्वजनिक नैतिकता और आचरण का एक अधिकारी होता था। आचरण बनाए रखने के एक अधिकारी को नियुक्त किया गया था और वो होता था आचरण अधिकारी। ठीक, उन्हीं को बोलते थे मुहत्सिब। ठीक, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, आमुक्त माल्य किस प्रसिद्ध शासक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? आमुक्त माल्य, आमुक्त माल्य जो है वो कृष्णदेव राय रचित पुस्तक है। ठीक, कृष्णदेव राय का शासन जो था वो था 1509 से 1529 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। कहां पे किया? विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। कहां के थे? विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो जो चैतन्य महाप्रभु थे, इन्हें ही हम कृष्ण और विष्णु के अवतार मानते हैं। इनका जो काल है वो है 1486 से लेकर 1534 तक। मतलब इनका जन्म 1486 में, उनकी मृत्यु कब हुई? 1534। और ये बंगाल में इनका जन्म होता है, बंगाल में का जन्म होता है। इसलिए इन्होंने बंगाल में ही भक्ति आंदोलन को चलाया था। भक्ति आंदोलन को चलाया था, बंगाल में इन्होंने भक्ति आंदोलन को चलाया था। ठीक है, इनके जो अनुयायी होते हैं वो भगवान कृष्ण और विष्णु के अवतार के रूप में इन्हें पूजते हैं आज भी। ठीक, और मीराबाई के बारे में थोड़ा हम बता दें कि ये कृष्ण की भक्ति स्वयं का अवतार नहीं मानती थी। ठीक है, दादू दयाल जो थे ये थे राजस्थान के भक्त संत निर्गुण भक्ति पर ये अपनी कथा कहते थे। ठीक, और ज्ञानेश्वर जो थे वो मराठी संत थे। ठीक, इन्होंने भगवत गीता पर टीका लिखा हुआ है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हमें बताना इन सब कालों में कौन सा सुमेलित नहीं है। अकबर द्वारा जजिया कर मुक्त 1564 में किया गया। ठीक है, दीन इलाही 1582 में किया गया। मजहरनामा मजहरनामा कब लिखी गई? ये पुस्तक है। ठीक, 1578। और तीर्थ कर यात्रा का उन्मूलन 1500। तो इनमें से मजहरनामा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। ठीक, इसका जो निर्माण हुआ है वो 1579 ईस्वी में किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिल्ली सल्तनत किस शासक ने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे? तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे। इसका जो काल था वो है 1211 से 1236। ठीक, इसने 25 साल शासन किया था। ठीक, ये गुलाम वंश का था, ये गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश।
इससे पहले गुलाम वंश की स्थापना की थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, वास्तविक संस्थापक। ठीक है, इसने 2 सिक्के चलाए थे। एक इसने कितने सिक्के चलाए थे? 2 सिक्के चलाए थे। कौन कौन से चलाए थे? तो इसने एक चांदी का टंका, दूसरा क्या चलाया था? तांबे का जीतल। ठीक। और जो इसने फिर अरबी के सिक्के चलाए, इस पर खलीफा का नाम उल्लेख किया गया था। इसका नाम खलीफा का नाम इसके सिक्के पर उकेरा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, दादा भाई नेहरू ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी से टिकट के चुनाव से जीता था? ठीक, तो उन्होंने जीता था, वो लिबरल पार्टी के टिकट से चुनाव जीता था। ठीक है, कब जीता था? 1892 में उन्होंने ब्रिटिश हाउस कॉमन्स से चुनाव जीता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के साथ मिलकर सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार कब बनाई थी? तो उन्होंने जो बनाई थी वो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के साथ मिलकर सिंगापुर में अंतरिम सरकार बनाई थी। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र जी थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र किसके द्वारा संपादित किया गया था? तो ये किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। समाचार पत्र इंडिपेंडेंट का प्रकाशन मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1919 में। 1919 में। आप सभी को पता है कि ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिताजी भी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया? तो वो पारित किया था 14 जून 1947 को कांग्रेस ने भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित किया था। 3 जून को जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन आधिकारिक तौर पर माउंटबेटन योजना की घोषणा की थी। इसी 3 जून की योजना को 14 जून 1947 को कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत विभाजन के प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताओं में निम्नलिखित कौन सी है? उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ठीक है, तुम्हें सही बताना हमें कौन सा कथन। तो पहला ऑप्शन है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। ठीक है, 1919 अधिनियम, मैंने पॉलिटी पढ़ाई थी आपको, तो संवैधानिक विकास के क्रम में हमने ये 1919 में बताया था कि ये केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। ठीक, कि प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 के माध्यम से प्रांतों में ही द्वैध शासन की व्यवस्था लगाई गई थी, जिसे 1935 के अधिनियम के माध्यम से हटा दिया गया था। ठीक है, इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। हाँ, ये ऑप्शन भी आपका सही है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है। आप जब मैंने पॉलिटी पढ़ाई थी तो उसमें 1919 अधिनियम के थे, इन सारे पॉइंट्स को मैंने इंक्लूड किया हुआ, आप जाके वीडियो में देख सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, निम्नलिखित लड़ाइयों को उसके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, तो पहला वंडीवास की लड़ाई, फिर प्रथम कर्नाटक युद्ध, फिर बेदरा का युद्ध, और चौथा है आंग्ल मैसूर का युद्ध। ठीक है, तो इसमें जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ है ये 1746 में हुआ था, 1748 तक चला था। ठीक है, फिर बेदरा की जो लड़ाई हुई थी वो लड़ाई हुई थी 1759 में। ठीक, फिर वंडीवास की लड़ाई जो हुई थी ये 1760 में हुई थी। ठीक, और जो चौथा है इसकी लड़ाई हुई थी 1767 से 1769।
ठीक, प्रथम आंग मैसूर युद्ध जो हुआ वो 1767 से 69 के बीच हुआ था। बेदरा की लड़ाई हुई थी 1759 में। प्रथम कर्नाटक युद्ध की लड़ाई हुई थी 1746 से लेकर 48 के बीच में। ठीक, वंडीवास की लड़ाई हुई थी 1760 में। तो हमारा पहला पहला 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 2 3 1 4 डी, ऑप्शन डी हमारी सही। ठीक है, बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? तो दूसरा राज्य मैसूर था। दूसरा राज्य मैसूर था। ठीक, सहायक संधि कौन लेके आया था? सहायक संधि बेलेजली लेके आया था, लॉर्ड बेलेजली लेके आया था। ठीक, और इसका कार्यकाल था 1798 से 1805 तक। ये भारत का गवर्नर जनरल रहा है 1805। ठीक, ये गवर्नर जनरल रहा है। ठीक, अब हम आपको ये बता दें कि जो ये सहायक संधि थी इसके तहत कौन कौन से प्रावधान थे। तो इसमें प्रावधान था कि राज्य में ब्रिटिश की एक सेना रखनी होगी। जो राज्य सहायक संधि के तहत अंग्रेजों के राज्य में जाएंगे उनको एक सेना रखनी होती। सेना का व्यय राज्य उठाएगा। ठीक, तो सेना का जो व्यय है वो राज्य उठाएगा। शासक किसी अन्य शक्ति के साथ राजनीतिक संबंध नहीं बना सकता। जिस शासक ने सहायक संधि की है किसी अन्य राज्य के साथ संधि नहीं कर सकता है। ठीक, और इसके बदले में जब ये सहायक संधि करते हैं तो इसके बदले में अंग्रेज उनको बाहरी और आंतरिक खतरों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, अब इन तीनों हम देख लेते हैं। हैदराबाद कब विलय हुआ, अन्य दो और जो है उनका भी कब विलय हुआ। तो हैदराबाद का जो विलय हुआ वो हुआ था 1798 में हुआ है। मराठा का विलय जो हुआ है वो 1803 में हुआ है, तृतीय मराठा युद्ध के बाद। उसके बाद अवध का हुआ था 1801 में, और मैसूर हुआ था कितने में? 1799 में। ये चारों का डेटा आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें हमें क्या करना है? मैचिंग करना है। मैचिंग तो आप लोगों को मैंने पहले टेस्ट में बता दिया कि मैचिंग हमें कैसे करनी है। अगर हमें आता है सारे क्वेश्चन प्रश्न के सारे ऑप्शन तो सही है। अगर हम एक दो आते हैं तो पहले हम वो मिला के देख लेते हैं, उसके बाद जो इलिमिनेशन मेथड से करते हैं उसको हम काट के उसके आधार पर हम मैचिंग कर लेंगे। ठीक, तो अभिनव भारत किसकी है? तो अभिनव भारत जो है वो बीडी सावरकर की है। तो ये सबको पता होगा। ठीक, दूसरा एक आपको पता होगा नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा जो थी वो चंद्रशेखर आजाद सॉरी भगत सिंह की, किसकी थी? नौजवान सभा जो थी वो थी भगत सिंह की। ठीक है, भगत सिंह की थी। तो अब हम देख लेते हैं, पहला और चौथा में मिल गया तो हम देखते हैं इसमें पहले का डी कौन सा है। मतलब डी पहले में डी 3 जगह तो ये कट जाएगा, और चौथा का एक कितनी जगह है? तो यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ। मतलब हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा चौथा के। तो हम दो ना आते हुए ये दो आने पे हमने मैचिंग को कर लिया। तो आप ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से इसको आप मैचिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। आप ये क्वेश्चन ऐसे करिएगा कि आपको एक या दो पता हो, अब उसके आधार पे आप क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो दो का हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उमन जोशी। बी का हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा का बी हो जाएगा। तो ये हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो ये हमारे चंद्रशेखर आजाद ने किया था। ठीक, अब हम आपको इसमें ईयर भी बता दें कि कौन कौन से ईयर में कब हुआ था। तो अभिनव भारत जो हुआ था वो हुआ था 1904 में। ठीक, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन जो हुआ था वो हुआ था 1920 में। उमन जोशी ने किया था 1920 में। ठीक, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो था वो हुआ था 1924 में हुआ था, और नौजवान सभा की स्थापना जो हुई थी वो 1926 में हुई थी। हो सकता है आपको ऐसे डेट के दे दे तो आप ये भी एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो आपको दोनों तरीके से क्वेश्चंस पता हो जाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, किस वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था? ठीक,
तो किस काल की? ये जो सैद विद्रोह है ये इल्बर्ट बिल विवाद से जुड़ा हुआ है। इल्बर्ट बिल विवाद, ये मतलब इसका मतलब ये है कि भारतीयों के लिए जो केस लड़ेंगे, अधिनियम आता है इल्बर्ट बिल विवाद कि भारतीयों के लिए भी अंग्रेज केस ही लड़ेंगे, अंग्रेज जज ही केस लड़ेंगे। ठीक है, केस देखेंगे। परंतु परंतु अंग्रेजों के विरोध के बावजूद कि हमें इन गोर कालों के साथ नहीं रहना है, तो इस विवाद को लेकर इल्बर्ट विवाद तो ही सैयद विद्रोह के नाम से बोला जाता है कि अंग्रेज नाखुश हो गए थे कि हमें भी भारतीयों के साथ मिला दिया गया। तो बाद में इस बिल को वापस ले लिया गया था, लेकिन ये आया था लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन भारत में बहुत इन्होंने सुधार किए थे। ठीक है, ये आया था इल्बर्ट विद्रोह था 1883 में आया था। ठीक, हमेशा याद रखिएगा सैयद विद्रोह इल्बर्ट विवाद से जुड़ा हुआ 1883 में आया हुआ था, और उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे 1883 में आया हुआ था, और जो उस समय गवर्नर थे वो कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, हमने बताया कि इसका मूल उद्देश्य था इसका मूल उद्देश्य था यूरोपीय व्यक्ति को मुकदमा चलाया जाना, वो भी क्या कहते हैं काले जज के सामने। ठीक, शशि कुमार घोष, सॉरी। अगला क्वेश्चन है इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडियन लीग की स्थापना की गई थी शशि कुमार घोष द्वारा की गई थी। वो कब की गई थी? 1875 में की गई थी। कहां पे की गई थी? ये कलकत्ता में की गई थी। ठीक, कलकत्ता को कोलकाता हो गया है। ठीक, और इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी, एक पत्रिका भी निकाली थी, उसका क्या नाम था? अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इनके अलावा इन तीनों का भी हम देख रहे थे किसने क्या किया था। तो जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, एस बनर्जी जिनको हम बोलते हैं, इन्होंने आनंद बोस के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन इंडियन एसोसिएशन किसके साथ मिलकर? आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया था? एक सोसाइटी की एसोसिएशन की स्थापना की थी, इसका नाम इंडियन एसोसिएशन था। ठीक, आनंद बोस ने इन्होंने भारतीय समाज की स्थापना की थी, भारतीय समाज की स्थापना की थी। ठीक, और जो सचिननाथ सान्याल हैं, इन्होंने अनुकूलन समिति की स्थापना की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई प्रश्नों में आ चुका है, कई एग्जामों में ये आ चुका है। तो कहाँ की थी? उन्होंने पटना की थी। अब बिहार स्पेशल के तहत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, इसको याद भी कर लीजिएगा कि सचिननाथ सान्याल ने अनुकूलन समिति की स्थापना की थी। कहां पे की थी? पटना में की थी। तो इसको याद कर लीजिएगा, ये जरूर आपके बीपीएससी जो स्पेशल आते एग्जाम उसमें पूछा जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 21 अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग स्वीकार कर लीजिए। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग स्वीकार कर लीजिए। तो वो था 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 1916 का लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है। ठीक, कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने मिलकर ब्रिटिश के समस्त संयुक्त संवैधानिक मांगे प्रस्तुत की थी। ठीक है, इसी में ही गरम दल और नरम दल एक साथ आए थे। ठीक, ये भी नोट कर लेंगे कि इसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल आए थे। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। गवर्नर जनरल जिन्होंने दिल्ली के बादशाह को लाल किले खाली करने और कुतुब मीनार में रहने का आदेश दिया था,
संबंधित जोड़ी का चयन करें। तो कौन से ऐसे बादशाह थे जिन्हें गवर्नर जनरल ने, भारत के गवर्नर जनरल ने कहा था कि आप लाल किला खाली कर दो? तो वो थे लॉर्ड डलहौजी ने बहादुर शाह द्वितीय को कहा था। ठीक, तब लॉर्ड डलहौजी का जो शासन काल था वो था 1848 से 1856 तक इनका काल होता है। ठीक, इनकी एक नीति आती है जिसे हम कहते हैं विलय की नीति। विलय की नीति, ठीक, इनको हम कहते हैं विलय की नीति। उन्होंने बहादुर शाह द्वितीय जो अंतिम मुगल सम्राट थे, 1857 के विद्रोह के समय के बाद उन्होंने बोला कि आप लाल किला खाली कर दीजिए और इनको बिठूर भेज दिया गया। ठीक, इन्हें बिठूर भेज दिया गया था। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। किसने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? किसने किया था? वो किया था माउंट बेटन ने। माउंट बेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। ठीक है, तो किस लिए कहा था? जब भारत आजाद हो 1947 में, तो बंगाल के नोवा खलीफा में बहुत ज्यादा दंगे हो रहे थे। तो गांधी जी ही वहां जाकर अकेले दंगे को शांत कराया था और सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया था। इसी पे उन्होंने कहा था कि गांधी जी वन मैन आर्मी है जो अकेले ही आंदोलनों को रोक सकते हैं। ठीक, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया? तो वो किया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक, वो इसलिए किया था क्योंकि ये अंग्रेजों के द्वारा बहुत ज्यादा पुरस्कार पाते थे और उनके गुणगान भी खाते थे, इसलिए इन्होंने कहा था कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी का कार्यक्रम है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा 26 है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारत में रेलवे लाइन बिछाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? उन्होंने किस लिए किया था? तो उन्होंने किया था खानों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए। खानों को, क्योंकि जो खनिज थे उसको लाने बहुत ही ज्यादा दिक्कत महसूस होती थी अंग्रेजों को, और उनको बहुत ही नुकसान होता था ट्रक से लाने में और किसी चीजों को लाने में, तो उनको ज्यादा नुकसान होता था और समय से चीजें नहीं, इसलिए उन्होंने रेलवे लाइन के माध्यम से खनिजों को या खानों को बंदरगाहों जोड़ने का कार्य किया और भारत के आर्थिक व्यापार को अपने और अंडर कंट्रोल में ले लिया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में ही रेलवे का शुभारंभ कहा से? मुंबई के ठाणे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था बांकीपुर में। कहाँ किया गया था? बांकीपुर में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 27वां अधिवेशन 1912 में हुआ था, जिसे बांकीपुर में किया गया। तो बांकीपुर कहाँ पटना है? ये पटना में पड़ता है। यानी कि ये आपको क्वेश्चन बीपीएससी स्पेशल के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको याद होना चाहिए कि 1912 बांकीपुर अधिवेशन जो हुआ था तो पटना में हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे रघुनाथ सिंह मुदलोरकर। ठीक, कौन थे? अध्यक्ष थे रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर। कौन थे? रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 27। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 कहता है झूला की संधि, झुकली की संधि, झकली की संधि निम्नलिखित में किसके बीच हुई है? तो हैदराबाद निजाम और बाजीराव के बीच ये संधि हुई थी। ये कब हुई थी? ये हुई थी 1752 में हुई थी। ठीक, इसी संधि को हम भाल्की की संधि भी कहते हैं। झालकी या भाल्की की संधि। ठीक,
के नाम से जानते हैं, और ये की 1752 में हुई है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। 1857 के विद्रोह के पूर्ण सिपाही विद्रोह किसने कहा था? तो ये कहा था लॉरेंस और सीले ने, लॉरेंस और सीले ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में निम्नलिखित महिलाओं को, सॉरी, विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनाई थी? तो ये पेंटिंग बनाई थी जोसेफ नोएल पैटन ने। कौन? जोसेफ नोएल पैटन ने 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित इन मेमोरियम पेंटिंग जोसेफ एनोल पेंटन ने बनाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा साइंस का क्वेश्चन आ जाएगा यहां से कि दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? ठीक, दाब का विमीय सूत्र जो होता है वो होता है एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो हम बता देते हैं इसका सूत्र कैसे निकलता है। तो दबाव बराबर बल या क्षेत्रफल। तो बल के जो आयाम होते हैं वो एम एल टी के पावर -2 हो जाता है, और क्षेत्र का जो आयाम हो जाता है वो एल की पावर 2 हो जाता है। ठीक, ये हो गया। हम लगाते हैं इसका सूत्र, इसका सूत्र लगाते हैं। इसका सूत्र होता है प्रेशर यानी दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा एम एल टी की पावर -2 एल की पावर 2। तो ये निकल के आ जाएगा एल एल की पावर -1 और टी की पावर -2। तो ये रहा उसका फार्मूला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वह दर्पण जो हमेशा वास्तविक वस्तु का सीधे प्रतिबिंब बनाता है वो कौन सा दर्पण होता है? कौन सा दर्पण होता है? वह समतल और उत्तल दर्पण होता है। कौन सा? समतल और उत्तल, ऑप्शन डी। समतल दर्पण हमेशा किसी वास्तविक वस्तु की सीधी छवि बनाते, चाहे वस्तु की स्थिति कुछ भी हो। ठीक, उत्तल दर्पण ही हमेशा सीधी छवि बनाता, चाहे वस्तु की स्थिति कैसी भी है। एक अवतल दर्पण है जो केवल तभी सीधी छवि बना सकता है जब वस्तु उसके बहुत करीब हो। ठीक, अवतल दर्पण में जब वस्तु बहुत करीब होगा तभी वो सीधी बना पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। ध्वनि की एक महत्वपूर्ण विशेषता तारत्व, पिच है जो इस पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? तो वो करती है आवृत्ति पे। किस पे करती है? आवृत्ति पे। तारत्व ध्वनि की विशेषता है जिसमें हमें उच्च और निम्न स्वरों के बीच अंतर करने की अनुमति होती है। ठीक, हम अनुमति कर पाते हैं, उच्च और निम्न स्वरों के बीच हम अंतर कर पाते हैं। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं तारत्व। तारत्व जो है ध्वनि की एक विशेषता है जिसमें आवृत्ति के माध्यम से हम उच्च और निम्न स्वरों के बीच अंतर कर पाते हैं। जिस प्रकार की आवृत्ति अगर तेज होगी तो आवृत्ति तेज, अगर कम होगी तो आवृत्ति कम होगी। उसी आधार पर हम तारत्व का डिसीजन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है? मतलब परिवर्तित ही नहीं होता, परिवर्तित ही नहीं होता। ठीक, तो वो होता है बैंगनी। बैंगनी रंग ही सबसे कम अपरिवर्तित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो ये दिया था जॉन डाल्टन ने। किसने दिया था परमाणु सिद्धांत? जॉन डाल्टन ने सबसे पहले पदार्थ का परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और कब किया था? 1808 में उन्होंने अपनी पुस्तक, ये पुस्तक है ए न्यू सिस्टम ऑफ
यानी सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी, केमिकल फिलॉसफी, ठीक, नोट डाउन कर लीजिएगा, केमिकल ऑफ फिलॉसफी, न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी, ठीक है। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में परमाणु सिद्धांत का वर्णन किया हुआ है, ठीक है। उनके अनुसार सभी पदार्थों को परमाणु उनके गुणों के संदर्भ में समझने का प्रयास किया जाना चाहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो वो होता है ध्रुवों पर। क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी, ये हो गया हमारा विषुवत रेखा, ये हो गया हमारा ध्रुव, यहाँ पर पृथ्वी का एरिया छोटा है और पृथ्वी जितनी स्पीड से घूमती है यहाँ पर सबसे ज्यादा बल लगता है। यहाँ बल लगने के कारण यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक दिखाई पड़ता है, जनाई पड़ता है। और ये क्षेत्र इतना बड़ा होने के कारण जब पृथ्वी घूमती है अपने चारों ओर तो यहाँ पर वो बल कम लग पाता है, जिसके कारण हमें गुरुत्वाकर्षण बल कम महसूस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जला जाए तो कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा खपत होगी, मतलब खर्च होगी? तो इसका जो वो होता है, तो 100 वाट गुणे इंटू मल्टीप्लाई बाय 10 आवर, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 1000 वाट आवर हो जाएगा, ठीक। 1 किलो वाट आवर विद्युत ऊर्जा की एक इकाई हो गई, ठीक। यानी 100 वाट बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाने पर 1 यूनिट ऊर्जा खर्च होगी, ठीक है। अगर हम 100 वाट का बल्ब 10 दिन प्रतिदिन 10 घंटे, यानी 100 वाट का एक बल्ब जो 10 घंटे हम जलाएंगे 1 यूनिट ऊर्जा खर्च होगी, ठीक। कितना खर्च होगी? 100 वाट का एक बल्ब हम 10 घंटे जलाते हैं तो हमें 1 किलोवाट ऊर्जा खर्च होगी। अगला क्वेश्चन है, मास्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है इसके रूप में? तो वो रासायनिक युद्ध में, ठीक, मास्टर्ड गैस जिसे सल्फर मास्टर्ड भी कहा जाता है, एक अत्यधिक विषैला रासायनिक युद्ध कारक है जिसका उपयोग मुख्यतः दुश्मन सेना को त्वचा, आंखों और श्वसन तंत्र में गंभीर छाले पैदा कराकर ठीक घायल करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं हो सकते, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति। जैसे हम लोग पृथ्वी पर होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण हमें खींच के रखता है, और अगर मान लीजिए यहाँ गुरुत्वाकर्षण ना होता तो हम ऊपर उड़ रहे होते हैं। जैसे आपने कभी कभी देखा हो चंद्रमा पे जब वैज्ञानिक जाते हैं, साइंटिस्ट जाते हैं, तो वो उछल उछल के चल रहे होते हैं क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण मानो शून्य होता है, ठीक है। इसीलिए वहां पे गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थित होता है, इसलिए वहां सीधे खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, प्रेरकत्व की इकाई क्या है? प्रेरकत्व की इकाई क्या है? तो प्रेरकत्व की इकाई जो है वो हेनरी है। कौन है? हेनरी। प्रेरकत्व किसी विद्युत परपथ या घटक का एक गुण होता है जो धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्रवाह में परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है। इसकी जो मात्रक है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक इसका है वो SI है, ठीक। इसका जो मान है जिसको हम पहचानते हैं जिससे वो H है, हेनरी मतलब H, ठीक। मानक इकाई इसकी हेनरी है, इसीलिए हम इसको H के नाम से पहचानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 41, 41 है, एक मिनट पानी पी ले। पोलिनियम निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे अधिक समस्थानिक है? तो वो किसमें है? पोलिनियम में, ठीक। किसमें है? पोलिनियम। पोलिनियम में भारी धातु में अक्सर पोलिनियम न्यूट्रॉन विभिन्नता होती है जिससे रेडियोधर्मी समस्थानों की श्रृंखला बन जाती है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है? नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है। कितना होता है? 2.2। नींबू का रस अत्यधिक अम्लीय होता है, ठीक, जिसका पीएच मान 2.0 से लेके 3 तक होता है, ठीक। इसलिए दिए गए ऑप्शनों में जो ये ऑप्शन आ रहा है तो उसमें 2.2
ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसके जगह 2.4 या 2.6 2.5 होता तो भी हमारा वही होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गैसो हाल मिश्रण। गैसो हाल मिश्रण में कितने प्रतिशत हम पेट्रोल और कितने परसेंट अल्कोहल को मिलाते हैं? तो हम 90% पेट्रोल मिलाते हैं और 10% अल्कोहल को मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं? अल्कोहल को। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा ग्रेफीन। ग्रेफीन एक कार्बन का अपर रूप है। कौन है? ग्रेफीन कार्बन का एक अपर रूप है जो कार्बन की नैनो रूप के रूप में जाना जाता है ग्रेफीन को। ठीक है, बहुत ही छोटे, बहुत ही इनको नग्न देखना मुश्किल है। ठीक है, नैनोमीटर उनको लेंस उसके माध्यम से देखा जा सकता है टेलीस्कोप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। समान तापमान और दाब पर सभी गैसों में समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक, यह सिद्धांत या नियम किसने दिया है? तो वो दिया है अवोगाद्रो ने दिया है, जो अवोगाद्रो का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, अवोगाद्रो का नियम जो कहता है वो कहता है समान तापमान और दबाव पर सभी गैसों की आयतन में अणु संख्या समान होती है। यह सिद्धांत गैसों के व्यवहार को समझने के लिए मौलिक है, जो बायल या चार से गैसों के नियमों द्वारा वर्णित नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कार्बोनेट किस धातु के अयस्क खनिज हैं? तो वो है यूरेनियम। कार्बोनेट नहीं, कार्नोटाइट किस धातु या अयस्क खनिज है? जो यूरेनियम का है। किसका है? यूरेनियम का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। एल्काइन का अणुसूत्र क्या होता है? एल्काइन का अणुसूत्र क्या होता है? तो एल्काइन का अणुसूत्र होता है CnH2n-2। कौन होता है? ये होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। एल्काइन जो है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये कौन है? ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक, जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध होता है। इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध होता है। CH के भी मतलब एकल बंध हो जाएगा, इसी को बोलते हैं एकल बंध। ठीक, अगर डबल होता है 2 लग जाता। ठीक, जब ऐसे बनेगा तो भी H, ऐसे बनेगा तो ऐसे, जहां भी एकल बंध यही होता है। तो बीच में हम लकीर पासते हैं एक और दो, उसी को हम बोलते हैं बंध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 48। आभूषणों को धोने या साफ करने के लिए निम्नलिखित में से किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो वो मिश्रण होता है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया एक्वारेजिया जो है ये नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण है। किसके हैं? नाइट्रिक एसिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण है। कौन है? ये एक्वारेजिया। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। किस तत्व को पीट कर पतली चादर बनाई जाती है? तो वह तत्व होगा, तो वह तत्व कौन सा होता है? वह तत्व धातु होती है। धातु ऐसी तत्व जिसे पीट कर पतली शीट बनाई जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। कोलाइड विलयनों का शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस विधि से नहीं किया जा सकता है? तो हम डायलिसिस विधि से कर लेंगे, विधि से कर लेंगे, इलेक्ट्रोडायलिसिस विधि से, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस विधि से हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम चारों को बता देते हैं इसमें तो कौन सा क्या माध्यम है, किसका क्या करते हैं। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस विधि है जो झिल्ली के माध्यम से आयनिक अशुद्धियों को तेजी से हटाने में विद्युत क्षेत्र को कोलाइड विलयन को शुद्ध करती है। ठीक, क्या है? झिल्ली के माध्यम से, झिल्ली के माध्यम से, झिल्ली के माध्यम से आयनिक अशुद्धियों को
अशुद्धियों अशुद्धियों को तेजी से हटाने के लिए विद्युत क्षेत्र लागू करके कोलाइडी विलयनों को शुद्ध किया जाता है। मतलब ये कोलाइडी विलयन को शुद्ध करते हैं। ठीक है, अगला है इनकी कौन सी है, ये अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विसरण द्वारा अशुद्धियों को हटाती है। ठीक, इसके माध्यम से अर्धपारगम में झिल्ली के माध्यम से विसरण द्वारा, विसरण का अर्थ होता है फैलना, इसको लिख लीजिएगा, विसरण का अर्थ होता है फैलना। ठीक, विसरण के द्वारा अशुद्धियों को हटा देती है। ठीक, तीसरा है, तीसरी विधि जो है सूक्ष्म मिश्र निंदन की, तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से भी इनको कहते हैं, जो कोलाइडी कणों को अशुद्धियों को अलग करने के लिए बहुत महीन छिद्र वाले विशेष फिल्टर पेपर का उपयोग किया जाता है। ठीक, महीन छिद्र वाले फिल्टर पेपर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस जो है इसका उपयोग कोलाइडी धूलों को शुद्ध करने के लिए नहीं किया जाता। यह एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें विद्युत धारा का उपयोग सहज प्रतिक्रिया को चलाने के लिए किया जाता है, ना कि कोलाइडी इसके लिए किया जाता है इसका उपयोग। तो इसका उपयोग हम करते हैं विद्युत धारा का उपयोग गैर सहज प्रतिक्रिया को चलाने के लिए किया जाता है। ठीक, ये हमारा चारों ऑप्शन, इसको हमने बता दिया कि इलेक्ट्रोलाइट डायलिसिस से क्या तो कौन सी विधि है, डायलिसिस कौन विधि है, सूक्ष्म मिश्र निंदन और इलेक्ट्रोलिसिस की क्या विधि है। ठीक है, चारों को हमने डिस्क्राइब कर दिया है, अच्छे से हमने डिस्कस कर दिया है। आपको जहां भी कमी लगे कि सर ये चीज दिक्कत आ रही है हमें बताइए, कहीं कहीं चीजें रुक जा रही हैं तो उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, आप ये देखिएगा कि आपको जो बताया जा रहा है वो सही और आपको समझ में आ रहा है या नहीं, उस सब चीजों को आप हमको बता दीजिएगा। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क में निम्न से किस भाग से है, तो वो होता है हमारे सेरिब्रम। ये अभी यूपी आरओ के क्वेश्चन में आया हुआ है, आरओ के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, हमें याद रखने में जो हमारा काम करता है वो सेरिब्रम करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा 52, इसमें हम मैचिंग करेंगे और मैचिंग को फिर हम उसी दिख से करेंगे जैसे हमने आगे बताया हुआ है। ठीक, तो हमें पहले ये जान लेना है कि हमें कौन कौन सा आता है। तो आप में से ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनको B7 आएगा, B12 आएगी, तो अपना अपना एक बार मिला लीजिएगा, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं ऐसे, विटामिन B7 के माध्यम से हमारे बालों को झड़ना होता है। ठीक है, विटामिन B12 के माध्यम से अरक्तता होती है, यहाँ पे अरक्तता। विटामिन ई के माध्यम से बांझपन उत्पन्न हो जाता है। ठीक, और विटामिन के माध्यम से रक्त का थक्का जम जाता है। ठीक, तो ये हो गया कौन सा हमारा ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3 1 और ये 4 2, 3 1 4 2 कहां पे, हाँ ऑप्शन ए में 3 1 4 2 हमारा ऑप्शन है, और हमने चारों को बता दिया। ठीक, B7 को हम बायोटिन भी कहते हैं। ठीक, जो स्वस्थ त्वचा, बाल, नाखूनों के साथ साथ वसा और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक, इनकी कमी अगर हो जाए तो बाल झड़ना, डायमेट्रिटिस और तंत्रिका संबंधी लक्षण हो जाते हैं। ठीक, B12 को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोबालामिन। ठीक, इनके माध्यम से लाल रक्त कोष का निर्माण होता है
तंत्रिका संबंधी कार्य होता है, डीएनए संबंधी इनके माध्यम से किया जाए। अगर इनकी कमी हो जाए तो इनके माध्यम से अल्पता हो जाती है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन विटामिन ई। विटामिन ई एक घुलनशील एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, ठीक। और विटामिन के रक्त के थक्का जमने के लिए आवश्यक होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। एड्स के निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण किया जाएगा? एड्स से हम कौन कौन सा परीक्षण कर सकते हैं? पीसीआर कर सकते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, देखिए जहां पे एक एक मतलब दिया हुआ तो मतलब कि पहला तो होगा पीसीआर पहला होगा। ठीक, तो देख लीजिएगा। दूसरा रीपा। ठीक, रीपा क्या होता है अभी हम बताएंगे होता है। क्या रीपा का हम टेस्ट कर सकते हैं एड्स के माध्यम से? CD4 का कर सकते हैं। हाँ, CD4 का कर सकते हैं। और एलिजा का भी एड्स के माध्यम से परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, पीसीआर जो है पॉलीमरेज चेंज रिएक्शन होता है। इसके निदान के लिए एचआईवी आनुवंशिक डीएनए का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। पीसीआर के माध्यम से किसी को एचआईवी है या नहीं है। CD4 एक सेल काउंटर का उपयोग करके संक्रमित व्यक्तियों में एचआईवी की जांच की जाती है। ठीक, एलिजा जो है वो एचआईवी संक्रमण के लिए प्राथमिक स्कैनिंग परीक्षण होता है, जिसको प्रारंभिक निदान के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 53 का डी ऑप्शन। ठीक, इसका आप लोग डी लगा दीजिएगा कि हम रीपा के अलावा बाकी इन तीनों के माध्यम से एड्स का पता लगा सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 54, जिसमें हमें मैचिंग करना है। तो हैजा किसके जीवाणु के कारण होता है? तो हैजा होता है वो विब्रियो क्लोरी के कारण। ठीक, क्षय रोग जो होता है वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम तपेदिक के द्वारा। टीबी जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम, अपने बहुत लोगों को पता होगा। तो हम देख लेते हैं ए का तीसरा और बी का चौथा कहा है। ए का तीसरा और बी का चौथा, तो मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, ये भी ऑप्शन गलत हो गए और ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब मतलब हमें बी का दूसरा मिल गया और डी का पहला मिल गया। तो हमें दो पता होने की वजह से हमने, इसमें आपको एक भी पता होता तो भी आपका ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है, अगर आपको टीबी का ही पता होता माइक्रोबैक्टीरियम तपेदिक दूसरा का, तो आप यहां से ऑप्शन सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो वो है सुक्रोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज सभी मोनोसेकेराइड है जो कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप होते हैं, जो एक ही चीनी इकाई होते हैं। ठीक, एक ही चीनी से बनाए जाते हैं। सुक्रोज डाइसेकेराइड होते हैं। कौन होते हैं? डाइसेकेराइड। ये डाइसेकेराइड सेकेराइड है, जिसका अर्थ होता है कि मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बना होना। ठीक, इसलिए सुक्रोज मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56 है। निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? मतलब इसमें बताना ऐसा कौन सा जीव है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है? तो वो माइक्रोराइजा है। कौन है? माइक्रोराइजा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है, क्योंकि यह फास्फोरस और पोषक तत्वों के अवशोषण में शामिल होता है। इसमें फास्फोरस प्लस पोषक तत्वों के अवशोषण में काम करता है, तो अवशोषण के लिए काम करता है। ठीक, बाकी तीनों ऑप्शन देख लेते हैं। नोस्टाक जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम का कार्य करता है। ठीक, मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण का करता है। एनावेना जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम का भी कार्य करता है। और एजेक्टोबैक्टर जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। आर्कियोरेक्टिस निम्नलिखित में किसके बीच का एक संक्रमणकालीन रूप है? तो आर्कियोरेक्टिस एक प्रसिद्ध संक्रमणकालीन जीवाश्म है। कौन है? एक संक्रमणकालीन जीवाश्म। कौन सा वो है? तो वो गैर एवियन डायनासोर
जो शुरुआती पक्षियों दोनों की विशेषताओं को बताते हैं। ठीक, तो किसके होंगे? वो सिरिसर्प और पक्षी के, सिरिसर्प और पक्षी के रूप में हमें मिलते हैं। आर्कियो आर्कियोरेप्टिस जो है, रोटोरिक्स जो है, ये डायनासोर जो सिलिप्सर है और पूंछ वाले बंदर यानी पूंछ वाले जो जानवर हैं उनके उनके लक्षणों को ये व्यक्त करते हैं। ठीक, तो किसको करते हैं? सिरिसर्प और पक्षी के। क्वेश्चन नंबर 58 है थैलाफाइटा, सॉरी, निम्नलिखित में कौन सा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है? तो कौन है? वो थैलाफाइटा है। थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा वो थैलोफाइटा है। ठीक है, इसमें शामिल होता है शैवाल, कवक, ठीक, ऐसी चीजें इसमें शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है? पादप कोशिका का कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। और प्लास्टिड जो है वो प्रकाश संश्लेषण और भंडारण के लिए जिम्मेदार होता है और पौधों के आकार में ये वृद्धि करते हैं। ठीक, इसके लिए प्रकाश संश्लेषण प्लस भंडारण के लिए, इसके लिए कौन भंडारण में क्या करेंगे? खाद भंडारण करेंगे ना, तो उसके भंडारण के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार केवल, हमारे यहाँ से पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगा 60 से, मौलिक भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। मैंने पॉलिटी पढ़ाते समय बताया था कि हमारे देश में मौलिक अधिकार दो लोगों को प्राप्त है। नागरिक में दो लोग आते हैं, एक भारतीय नागरिक होते हैं और जो देशी होते हैं, और एक जो विदेशी होते हैं। तो भारतीय नागरिक को सभी मौलिक अधिकार हैं प्राप्त हैं, लेकिन कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो कि जो विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। ठीक, तो उनमें से हम बता दे रहे हैं आपको 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये 5 मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, बाकी सारे मौलिक अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। ठीक, तो 15, 16, 19, 29 और 30 5 मौलिक अधिकार इसमें जो नागरिकों को प्राप्त है, केवल नागरिक भारतीय नागरिकों को, इसमें विदेशी नागरिकों को अधिकार नहीं प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में पर्यावरण संरक्षण 1986 में पारित किया गया था। ठीक है, ये कब क्यों किया गया था? क्योंकि उस समय भोपाल गैस त्रासदी हुई थी और 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित पर्यावरण मानव संशोधन के सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि हमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाना चाहिए। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रिट जारी करता है? तो वो करता है मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। जब मैं पॉलिटी पढ़ा रहा था तो अभी बताया था सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या होते हैं। ठीक, तो किसके तहत जारी कर सकते हैं? तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का ये राइट है, तो मूल क्षेत्राधिकार के तहत रिट जारी कर सकते हैं। रिट कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, ठीक, उत्प्रेषण और को वारंटू। ठीक है, किसके मामले में जारी करेंगे? ये जारी करेंगे मूल अधिकारों को उल्लंघन के संदर्भ में। अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत इन 5 प्रकार के रिटों को जारी कर सकता है और इनको जारी करना अनिवार्य भी है। ठीक है, यह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 62। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक जो भी हो। ठीक, मैंने बताया होता सीएजी में पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि इनकी कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पूरी होगी उसमें से रिटायर हो जाएंगे। यह राष्ट्रपति की इच्छा पर बना रहता है। ठीक, ये राष्ट्रपति सॉरी 62 नहीं, ये 65 वर्ष है, यहाँ 65 वर्ष कर लीजिए, हमें बताना कौन सा गलत है। ठीक, हमने 65 से मिल लिया, तो 6 वर्ष या 65 जो भी आयु की पूरी हो, ठीक, वो होगा इनकी कार्यकाल। राष्ट्रपति की प्रसाद पर हमने बताया था कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर ध्यान रखेगा, लेकिन जो कैग है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर ध्यान नहीं करता है। वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तरह ही उनको हटाया जा सकता है, अन्यथा किसी आधार पर नहीं हटाया जा सकता। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पत्र धारण नहीं करते हैं। इनके वेतन और सेवा शर्तों की राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती नहीं,
इनका सेवा सदस्य, इनको जो संसद निर्धारित करती है, और इनको भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर ही वेतन और भत्ते मिलते हैं। ठीक है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। ठीक, तीनों को मैंने सही बता दिया कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु राष्ट्रपति के प्रसाद पर भर नहीं करते हैं। इनको उसी रीत से हटाया जा सकता है जिस रीत से हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाते हैं। इनको वेतन और भत्ते अन्य शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नहीं की जाती, बल्कि इनका जो निर्धारण होता है वो संसद के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। खुला परिसंचरण तंत्र कहाँ पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 63 में किया, हाँ, तो पाया जाता है काकरोच। खुला परिसंचरण किसमें पाया जाता है? काकरोच में। खुला परिसंचरण मतलब होता है कि उनको घूमने की कितनी स्वतंत्रताएं हैं, वो कहीं भी आ जा सकते हैं, उनको कहीं भी रहने का वो हो। ठीक ठीक, ये होता है खुला परिसंचरण। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान तो कौन सा भाग आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? जब हम पढ़ा रहे थे कि भारत का संविधान किस देशों के संविधान से मिलेगा बिना, और कौन कौन सी चीजें कहां से ली गई, तो आप वहां एक बार वीडियो देख लीजिएगा जाके, आपको समझ में आ जाएगी कौन सी चीजें कहां से ली गई हैं। तो पहला राज्य के नीति विषयक सिद्धांत, ठीक, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भी आयरलैंड से ली गई, और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी हमने आयरलैंड से लिया, मतलब इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, आप जाके देख लीजिएगा वीडियो हमारी पॉलिटी की, वहां पे आपको मिल जाएगा कि हमने कहां कहां से लिया है, सारी चीजें हमने लिखा रखी पॉलिटी में। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो चुनाव सुधारों से कौन कौन सी समिति संबंधित है? तो वो है दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और बोहरा समिति। ओम प्रकाश समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। ठीक, ये तीनों चुनाव सुधारों से संबंधित, यानी कि 1, 2, 3 ऑप्शन डी इसका द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, और कब बनाई गई थी? दिनेश गोस्वामी समिति बनाई गई थी 1990 में बनाई गई थी। हाँ, ऐसा कालक्रम निर्धारण करने के लिए आ जाता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति का निर्धारण होता है। इंद्रजीत गुप्ता समिति होती है वो 1998 में की जाती है, और वोहरा समिति जो है वो 1993 में की जाती है। ठीक, इसका हमें ध्यान रख लीजिए। 67 क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक के राज्यपाल बनाने का प्रावधान किया गया? तो वो किया गया था 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो ये हुआ कि कब किया गया था? ये 1956 में किया गया था। ठीक है, तो कौन सा प्रावधान जोड़ा गया? आर्टिकल 153। ठीक, आर्टिकल 153 जोड़कर ये प्रावधान किया गया 1956 के माध्यम से कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। राज्यपाल, अगला क्वेश्चन है 68, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों के लिए अनुमोदन आवश्यक है, किसके द्वारा? तो वो है विधानसभा द्वारा। राज्यपाल ने कोई अध्यादेश जारी किया है तो विधानसभा को, जब विधानसभा स्टार्ट हो तो उसके 6 सप्ताह के भीतर, 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को अनुमोदन करना आवश्यक है, वरना अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और अध्यादेश को जारी करने का अधिकार कितना है? तो राज्यपाल के पास 213 के तहत है और राष्ट्रपति के पास 123 के तहत है। ठीक, इसका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में संसदीय सरकार की विशेषता क्या है? जब हम पढ़ा रहे थे पॉलिटी स्टार्टिंग में, बेसिक स्ट्रक्चर में हमने बताया था कि संसदीय सरकार का मतलब क्या होता है, तो जिसमें मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से सदन के प्रति उत्तरदायी हो। सांसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 महीने के लिए कोई मंत्री बना रह सकता है। मंत्री अपने पद ग्रहण करने लोकसभा के अध्यक्ष की शपथ लेता है। ठीक, आप बताइए क्या मंत्री अपना पद ग्रहण करने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष शपथ लेता? नहीं, मंत्री राष्ट्रपति के सामने शपथ लेता है। ठीक, राष्ट्रपति भारत में वास्तविक कार्यकारी होता है, ये भी संसदीय उसकी विशेषता नहीं है।
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति होती है, यहाँ निम्न सदन होगा। मैंने बताया था कि लोकसभा के प्रति जिसको हम निम्न सदन बोलते हैं, उच्च सदन मतलब राज्यसभा होता है। ठीक, सांसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 महीने तक ही मंत्री पद पर रह सकता है, ये ऑप्शन सही है। तो संसदीय विशेषताओं को उद्घाटित करें, संसदीय सरकार की विशेषता को उद्घाटित, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? तो आप लोग बताइए किसके माध्यम से? तो ये किया जाता है आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के माध्यम से। ये गन्ने का मूल्य एमएसपी जो तय किया जाता है वो तय किया जाता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। जो हमने जब पॉलिटी पढ़ा रहा था मैं, तो उसमें बताया जाता था कि कौन सरकार की समितियां भी बनती हैं, कई प्रकार की सरकार समितियां बनाती है। इसी में एक होती है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। इस मंडलीय समिति में केवल कैबिनेट मंत्री के स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं, किसी अन्य तरीके के मंत्री इसमें नहीं होते। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा हाफ पार्ट, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 70 तक कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 71 से लेकर 140 तक करेंगे। ठीक है, तो आप सभी से अनुरोध है, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो इसको आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सुधार कर लेंगे, या आपके उस क्वेश्चन, जो भी आपको क्वेश्चन हो उसके डाउट को हम कमेंट सेक्शन में ही पिन आउट कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।